मेरा नाम मोहन है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेल में जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज़ रात तो औरतों को अंधेरे कमरे में क्या दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मुंबई जेल का एक खौफनाक वाक़या है। ये रात एक डरावनी रात थी, जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सका था, क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकर को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह लें, मगर अचानक शाम को ही नौकर के बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। उसकी बीवी का फ़ोन आया तो उस बेचारे को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर ली थीं और आराम से सो गया था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठा और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गया कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं खोलूं। इस बार फिर से एक आदमी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना ये मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही वह जल्दी से अंदर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल का एक खूबसूरत हट्टा कट्टा लड़का था। उस वक्त उजड़े हुए हाल में तो बेचारा बहुत ही परेशान लग रहा था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके माथे पर खून लगा हुआ था, वह बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगा, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गया था। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे उसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी उसके साथ जेल में जाऊंगा। पुलिस के सायरन धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। मेरे दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो खुद ही घर के अंदर जाने लगा तो मुझे होश आया। मैं भी उसके पीछे पीछे था। वह कहने लगा कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वे कहने लगा, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो, पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है, मैं तुम्हारे सारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आया हूँ, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के ज़रिए ऐलान हुआ, ये ख़तरनाक आदमी जेल से फ़रार हो गया है। अगर किसी ने उसे अपने घर में पनाह दी है तो वह खुद ही उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में ही पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वे कहने लगा, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी की टंकी के पास ले गया। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगे पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक यही तरीका है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर छुप जाओ। वे ठंड का समय था और पानी बहुत ठंडा हो रहा था। मेरी राय पर उसने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इतने ठंडे पानी में उसे कूदने की राय दे रहा था। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगा कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दूँ। मगर अगले ही पल वे टंकी में कूद पड़ा। मैं वहाँ से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चला गया। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले गए। वे मेरे घर की तलाशी लेने लगे और पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगे, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह तो नहीं दी? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाशी कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांस अटकने लगी थी, कहीं इनको पता न चल जाए कि वह आदमी कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। वे खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, जी घर में कोई नहीं है, मेरा ख़्याल है कि वह इस इलाके से बाहर निकल गया है।
बातें करते करते वह सब घर से बाहर निकल गए। इतना सुनकर मैंने सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वह मुंबई जेल के एक कैदी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद ही कुछ ही मिनटों में मैं जल्दी से ऊपर गया और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर थर काँप रहा था। अगर मैं 10 मिनट और वहाँ नहीं जाता तो शायद उसको मरा हुआ पाता। मैं उसे नीचे ले आया और उसको हीटर के पास बैठा। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े पहनकर वह रज़ाई लेकर हीटर के पास बैठ गया। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर रहा हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आता हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आया। ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वे एक मुजरिम है। थोड़ी देर में उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप मुजरिम हैं, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? और ये कह रही थी कि मुंबई जेल से एक मुजरिम कैदी फरार हुआ है। तो क्या आप वाकई में मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल का कैदी नहीं बल्कि वहाँ का जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? ये सुनकर कि वह मुंबई जेल का जेलर है, मेरे तो होश उड़ गए थे। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वह कहने लगा कि एक लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगे? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं ये सब आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वे कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक़ हो रहा है तो ठीक है, फिर सुनो। मेरा नाम रुस्तम है और मैं एक बहुत अच्छे और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए। काम जितना भी मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे मिले, छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा था। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए थे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किल से ही हो रहा था। मैं पिताजी का बहुत लाडला बेटा था, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं उनसे कहता था कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम हैं, उन लोगों के घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी है। और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं खा पाते हैं, हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता। खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी। पिताजी हंसकर कहते, मेरे राजा बेटे, तो फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहता, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल का जेलर बनूंगा? मेरे पिताजी कहते, तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगा तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहता, पिताजी, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगा, वरना पैसे देकर नौकरी लगाने वाले तो हमारे हालात नहीं हैं। पिताजी ने गुस्से में कहा, ना रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वह हाल था कि वे ईमानदारी और फ़र्ज़ पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी दोनों बहनें स्कूल में पढ़ने लगी थी और बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह पर लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया कि मुझे भी मुंबई जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगा और टेस्ट दे भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की महिला जेल का जेलर सिलेक्ट हो गया था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश था, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने उस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरह की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर रहती है। शुरू-शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास एक पावर थी, मैं वहाँ सैल्यूट करता तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था। रुस्तम यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गए। मुझे उनका यूँ चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूँ खो गया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना।
वे सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गए तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जिर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद औरतें नाश्ता करती थीं और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती थीं, कुछ सिलाई किया करती थीं और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया-लिखाया जाता था ताकि वे वहां से निकलने के बाद कुछ बनकर निकलें। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती तो उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू-शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था कि यहाँ किस-किस तरह के ग्रुप बने हुए हैं। मगर धीरे-धीरे मुझे पता लग गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा फ़िल्मों में दिखाया जाता है, असली जेल उससे कहीं बढ़कर खौफ़नाक होती है। उन औरतों को जो बहुत ख़तरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी जाती हैं, उनको अलग-अलग सेल में रखा जाता था। उन्हें अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। उन लोगों को पहले काम करने की आदत नहीं थी। मगर मैं तो रोज़ाना अपने पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आया था। इसलिए न सिर्फ़ खुद काम करता बल्कि अपने साथ के लोगों से भी खूब मेहनत करवाता था। मैं अपने बर्ताव की वजह से औरतों में मशहूर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी थीं और मुझसे बहुत खुश रहने लगी थीं। उन्होंने बताया कि मुझसे पहले जो जेलर थे, वे काम-धाम तो कुछ करते नहीं थे, बस रुबाब झाड़ते रहते थे और बग़ैर किसी वजह से जिसको मर्ज़ी मारते-पीटते थे। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गया तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग-अलग तरीके से रोज़गार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया था। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ़ें हुईं। उसी दौरान मेरे लिए एक अफ़सर मनीषा का रिश्ता आया। मेरे घरवालों ने उसे मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी और मैं बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर कहते हैं ना, आज़माइश इंसान पर उस वक़्त आती है जब वे ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों बाहर से देसी घी से भरे हुए डब्बे अंदर आने शुरू हो गए थे। शुरू-शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डब्बे जेल में आने जाने लगे तो मैं चौंक गया। मुझे ये बात हज़म नहीं हुई कि क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़-रोज़ देसी घी किसके पास जाता है और कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उस औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। एक दिन मैंने सारे देसी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से डिब्बों की तलाशी ली। उसके अंदर घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर से मालूम करके बताओ कि देसी घी के डब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और इन्हें कौन इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के समय ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाते थे। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ पर क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता था। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, रुस्तम, क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? डिब मेरे सवाल पर जेलर रुस्तम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोज़ाना ही कई देसी घी के डिब्बे जेल के अंदर जाते थे और मेरी नज़रों में ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे आकर जो खबर सुनाई उसे सुनकर ही मैं दंग रह गया था। उसने कहा कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ ख़ास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाले जेलर्स, सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गया कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं।
जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों का नाम सुनकर मैं चौंक गया। वे औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थीं, मगर अब देखा तो काफ़ी सेहतमंद लग रही थीं। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, जेलर साहब, ये सारा कमाल देसी घी का है। ये इतनी सी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देता। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की ड्यूटी की खबर सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैं दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर लेता था कि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही थी। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखता हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा कि वे कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं वहीं खड़ा रह गया था, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वे कैदी औरतों को देसी घी दे रही थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत थी, और ज़बरदस्त बात यह थी कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैंने 2-3 दिन यही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बरदस्त बात मेरी नज़र में नहीं आ सकी। मैं कुछ भी पूछकर इनको शक करने का मौका नहीं दे सकता था, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रहा था कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेंगे, और सबूत आखिरी दिन मिल ही गया। उस दिन रात को 11 बजे थे। मैंने अपना सिर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर लीं ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। मैंने आहट से पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वे किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा जेलर साहब को दी है उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जेलर साहब सो रहे हैं, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए उन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वे दोनों वहाँ से चली गईं। मैंने हैरत से सोचा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं, और मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है उस अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। उठते ही मेरा सिर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में नींद की गोलियाँ मिलाई गई थी। उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गया और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठा तो मेरा सिर भारी हो रहा था, इसलिए घर चला गया। घर जाने से पहले उन औरतों की सेल की तरफ गया ताकि कोई बात उनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ पर सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गया। घर आकर मैं सोचता रहा कि उस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वे बात कर रही थी। उसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की गई, मगर आज मैंने वो चाय पी नहीं बल्कि पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप वहीं रखकर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद लेडी कांस्टेबल आई तो मुझे सोता देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गया जहाँ पर अंधेरे कमरे में वे औरतें रहती थीं जो रोज़ देसी घी खाती थीं, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी। मैं एकदम से उन पर चिल्लाकर बोला कि ये सब क्या हो रहा है। जो मेरे सामने था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वे औरतें सुरंग खोद रही थीं। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से ये काम किया जा रहा था। वे औरतें कत्ल के जुर्म में जेल में लाई गई थीं और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वे दोनों यहाँ से फ़रार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में पूरा कार्यालय भी शामिल था। लेडी कांस्टेबल का यूँ मुझे सामने देखकर सांस रुक गया था। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वे उनके सिर पर खड़ी थी। वे सुरंग खोदती थी इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वे देसी घी खाकर रोज़ाना के 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थीं। वहाँ खड़े खड़े ही सब कुछ मेरी समझ में आ चुका था और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने लेडी कांस्टेबल से पूछा, और कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, वे कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार-बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमिश्नर से बात करता हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वे बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया थी का मेरे सिर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। फिर उन दोनों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। उन दोनों की मदद से के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पैसों की लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था।
बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में ख़ास वेरिएंट शामिल किए जाते थे, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी-चोरी अंदर ही अंदर भेजा जाता था। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक़्त के जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी-चुपके होता था। उस जेलर ने ये सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताईं। उसने अपने सारे राज मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मुझे मेरे ही जिस दफ्तर में कैद किया है, वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा कर रखा हुआ था, जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब किसी से भी उसका जुर्म कबूल करवाना होता था, तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाता था और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता था। उससे मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का लेटर पोस्ट कर दिया था, ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। उसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगाए गए थे। उसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही मेरे खाना लेकर कमरे में आया, तो मैंने उस पर काबू पाकर वहाँ से फ़रार हो गया, और तब से पुलिस मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतना बेचैन थे। मैंने सारी कहानी सुनकर जेलर रुस्तम से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? जेलर कहने लगे, मुझे बस किसी भी तरह वो खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है, जिसमें सारी बातचीत रिकॉर्ड है। मगर मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो ख़तरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेता, जब तक मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जेलर मुझे हैरान होकर देखने लगे। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख़्याल है आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरे जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और टेस्ट देने जाना है। अगर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं आपकी बेगुनाही साबित कर दूँगा। मैंने जेलर से कहा कि मेरे सब घरवाले ऋषिकेश शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उसके साथ चले गए। मुझे ये सारी कहानी जानकर उस बेचारे के लिए बहुत दुख हुआ था। रुस्तम एक ईमानदार जेलर थे। मैंने अगले दिन पेपर दिया और विनती करने लगा कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊँ। मेरा मकसद रुस्तम की बेगुनाही को साबित करना था, और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाता, और ये सिर्फ जेलर की हैसियत से मुमकिन था, जो शायद मैं ही कर सकता था। मेरी प्रार्थना रंग लाई। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे रुस्तम ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो गया था। मैंने वहाँ जाते ही पहले दिन से ही देख लिया था कि वे कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोदती थीं और देसी घी हज़म करती थीं। उन औरतों को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि उनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुपचाप बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर ये बात बताई कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है, और उसके ज़िम्मेदार रात की ड्यूटी वाले जेलर और लेडी कांस्टेबल हैं। उनके साथ ही मैंने वे कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका पता मुझे रुस्तम ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के अंदर छापा पड़ गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी, और औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाले जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा ही यही था कि सच सबके सामने लाया जाए। जेलर रुस्तम की बेगुनाही साबित हो गई और उन्हें उनकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट रुस्तम को दे दी गई, और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर रुस्तम ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की, और अब मेरी जेलर रुस्तम के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम दोनों पहले की तरह ही मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया, और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। थैंक्स।